ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? आप बोलोगे कि बॉडी का वो पॉइंट जहां पर सारा का सारा मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई पॉइंट होता है कि जहां पर सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेट होता है? हम लोग मान लेते हैं कि वहां पर सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेट होगा। ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्चुअल में नहीं होता, वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि हम मान लेते हैं कि पूरी बॉडी का मास उसी पॉइंट पर है। तो ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। सेंटर ऑफ मास हम लोग क्यों मानते हैं, क्या फायदा है इसको मानने से? तो इसका यूज करते हैं हम लोग किसी बॉडी का, अगर मेरे को मोशन डिफाइन करना है, यूज टू डिफाइन कंप्लीट मोशन ऑफ अ बॉडी, कंप्लीट मोशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी के कंप्लीट मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है। सपोज करो, मान लो ये पेन जैसे है मेरे पास, इस पेन को मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन दिया। ठीक है। तो जब ये पेन को मैंने से प्रोजेक्टाइल मोशन दिया तो क्या होगा? ये अपनी पोजीशन पर ओमेगा से भी घूम रहा है, वो साथ में एक प्रोजेक्टाइल मोशन भी कर रहा है। तो मुझे किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना है कि जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो बताओ उस टी समय बाद ए कहां पर होगा, बी कहां पर होगा? तो आप कैसे पता कर पाओगे? क्योंकि ये जो जा रहा है तो ये ऐसे का ऐसे नहीं जाएगा। इसको मैंने घुमाते हुए दिया, मतलब घुमाते हुए इसको फेंका मैंने, तो ये इस तरह से घूमते 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 जा रहा है। तो इस बॉडी में दोनों तरह के मोशन हो रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो रहा है और इस तरह से घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। लेकिन इस पेन का एक पॉइंट ऐसा होगा जो कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा। वो पॉइंट कौन सा होगा? सेंटर ऑफ मास। वो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास। तो वो पॉइंट क्या होगा आपका? सेंटर ऑफ मास होगा। तो इस बॉडी के कंप्लीट मोशन को मेरे को डिफाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा? इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ आप। कहां पे बैठ जाओ? सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओगे। तो टी समय में सपोज करो ये एच हाइट पे पहुंचा, तो एच हाइट हमको निकालना आता ही है। मान लो यहां पे पहुंचा ये, तो एच बराबर क्या होता है? यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से मैं क्या एक्स निकाल लूंगा, यहां से मुझे हाइट मिल जाएगी। फिर ए कितना घूमा ये कैसे निकालोगे? तो थीटा बराबर आपको पता है ओमेगा टी। आपको ओमेगा पता है टी समय में कितना घूम जाएगा ये, तो मैं ये फाइंड कर सकता हूं कि जो ए पॉइंट होगा वो कितनी हाइट पर होगा और कितना एंगल रोटेट कर गया होगा। तो ये कब मैंने पता कर पाया? जब मैं इसके सेंटर ऑफ मास में बैठा। आई बात समझ में? तो सेंटर ऑफ मास क्यों यूज करते हैं? टू डिफाइन कंप्लीट मोशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी के कंप्लीट मोशन को डिफाइन करने के लिए। अगर बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट होती है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग सिर्फ पॉइंट मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में बॉडी पॉइंट नहीं होती है, बॉडी में कुछ शेप होती है, कुछ साइज होती है। तो उसके कंप्लीट मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर होता है, बाहर या बाहर होता है, या कहीं भी हो सकता है? कहीं भी हो सकता है सर। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास may lie inside और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अंदर भी लाई कर सकता है और बाहर भी लाई कर सकता है। ठीक है। जैसे ये पेन है,
इस पेन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसके बीच में होगा। लेकिन अगर आपके पास एक इस तरह के एल शेप की रॉड है, तो इस एल शेप का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यहां कहीं आएगा। या फिर इस तरह का सी टाइप कोई शेप हो, तो इनका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगा, इधर कहीं आएगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है? बॉडी के बाहर आ रहा है। पैन है, रॉड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा। ठीक है, सिमेट्रिकल है तो बीच पे आएगा, अनसिमेट्रिकल है तो शायद बाहर आ सकता है। तो अब हम लोग सीखेंगे सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं। पहले हम लोग निकालेंगे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स इधर उधर अरेंज है, रैंडमली अरेंज है, उन सबका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, कहां पर होगा, वो निकालना हमको। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इधर एक्स एक्सिस ले ली, इधर वाई एक्सिस ले ली, इधर जेड एक्सिस ले ली। ये मेरा ओरिजिन है 0,0,0। एक मास यहां पर है m1, इसकी पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जानते हो ना आप लोग, इसकी पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर। एक और मास है इधर m2, इसकी पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है, इधर ले लो m3, इसकी पोजीशन वेक्टर है r3 वेक्टर। इधर ले लो m4, इसकी पोजीशन वेक्टर है r4 वेक्टर। ऐसे 1 2 3 4 बहुत सारे पार्टिकल्स है। इधर ले लो, ये आपका हो गया n पार्टिकल्स है, इसकी पोजीशन वेक्टर क्या है? rn वेक्टर। तो इन सब का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? मैंने सपोज कर लिया इन सबका सेंटर ऑफ मास, इन सबका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई कर रहा है। सपोज करो यहां पे कहीं लाई कर रहा है इन सारे बॉडीज का सेंटर ऑफ मास, तो इसको हम लिखेंगे RCOM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, RCOM। तो देखो RCOM और इन सब की पोजीशन वेक्टर में क्या रिलेशन है वो निकालते हैं हम लोग। तो देखो RCOM वेक्टर इक्वल टू होगा m1 r1 माइनस, एक्चुअल में m1 r1 लिखो, m2 r2 वेक्टर, m3 r3 वेक्टर, डैश डैश डैश, जितने पार्टिकल्स है mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 m2 m3 mn पार्टिकल तक, m1 r1 m2 r2 m3 r3। अब यहां से आप देखोगे ये जो r1 है, m1 r1, इसको मैं कहीं साइड में लिखूं, इस फिगर को मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो m1 r1 वेक्टर है, एक्चुअल में ये m1 इंटू r1 माइनस 0 आया। 0 क्या, हमने r1 कहां से लिया? ओरिजिन से। तो m1 r1 इसको बोलते हैं हम लोग मास मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मास मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट मास मूवमेंट। एक्चुअल में मास इंटू डिस्टेंस, तो ये मास मूवमेंट हो जाएगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस फोर्स मूवमेंट हो जाएगा, जिसको टॉर्क बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या है आपका मास मूवमेंट।
अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे तो मूवमेंट हो जाता है, इसलिए इसको बोलेंगे मास मूवमेंट। तो मास मूवमेंट हो गया आपका अबाउट ओरिजिन m1 r1 माइनस 0, क्योंकि मैंने ये r1 कहां से डिस्टेंस लिए, ओरिजिन से डिस्टेंस लिए, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका मास मूवमेंट m1 का क्या मास मूवमेंट है। अब देखो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, RCOM सबमिशन mi ri, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक डिवाइडेड बाय सबमिशन mi, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया आपका जितने ही पार्टिकल्स हो। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ मास किस तरह से मास अरेंज है, कितनी पोजीशन पर है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे अरेंज डिपेंड करता है। तो सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, किस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूट है उन पर डिपेंड करता है। m1 r1 m2 r2 m3 r3 प्लस डैश 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 mn rn डिवाइडेड बाय m1 m2 m3। ठीक है, चलो इसको अब कर देता हूं मैं। अब तो अगर मैं वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो RCOM इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, बात समझ में आ रही है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, mn इक्वल टू m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर डैश 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 mn rn वेक्टर। ठीक है, अब यहां से ये पूरी टर्म को उधर ले जाओ और उसमें से m1 m2 कॉमन लेते जाओ। तो m1 कॉमन ले लिया तो ये जगह r1 माइनस RCOM, फिर m2 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा R2 माइनस RCOM, फिर प्लस डैश डैश डैश, फिर mn कॉमन ले लिया तो Rn वेक्टर माइनस RCOM हो जाएगा। इस इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां से देखो ये m1 r1 माइनस RCOM क्या है। अभी मैंने आपको बताया था m1 r1 माइनस 0 क्या था, ये क्या था, ये जल्दी बताओ। मास मूवमेंट किसके अबाउट, मास मूवमेंट किसके अबाउट था, ओरिजिन के अबाउट मास। तो ये क्या चीज है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। दिस इज आल्सो द मास मूवमेंट, ये भी तो मास मूवमेंट है, लेकिन किसके अबाउट, किसके अबाउट है मास मूवमेंट, ओरिजिन के अबाउट। सेंटर ऑफ ओरिजिन के अबाउट, हाँ सॉरी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मूवमेंट किसका, m1 का। ये सेंटर ऑफ मास मूवमेंट किसका, m2 का। ये सेंटर ऑफ मास किसका, सॉरी मास मूवमेंट किसका, mn का। ठीक है, तो मतलब सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट हुआ जहां पर क्या होता है, ब्लर कैसे हो गया, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट हुआ जहां पर सभी मासेस का मास मूवमेंट क्या हो, 0 हो। m1 का मास मूवमेंट, m2 का मास मूवमेंट, m3 का मास मूवमेंट। तो दैट इज सेंटर ऑफ मास is a point where mass movement of
mass movement of each mass is 0. क्या ये मेरी बात समझ में आई सबको? ठीक है. Center of mass is a point where sum of mass movement, sorry, where vector sum of mass movement is 0. यहां तक बात क्लियर है सबको? चलो क्वेश्चन देखो. मान लो ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास से ही, सेंटर ऑफ मास आपका ओरिजिन पे ही है. सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है. एक मास यहां पर है, दैट इज m1. इसका मास दे दिया 4 kg और ये इसकी पोजीशन वेक्टर दे दी 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. एक और मास दे दिया आपको m2. इसका मास ले लो कुछ 1 kg ले लो. इसकी पोजीशन वेक्टर ले लो, ये r1 वेक्टर था आपका, r2 वेक्टर आपका ले लो i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. एक और मास ले लो m3. m3 की वैल्यू ले लो 5 kg. तो मुझे ये r3 निकालना है कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा. सेंटर ऑफ मास आपका ओरिजिन पर है. r3 निकाल के बताओ. तो अगर सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन पर है तो देखो RCM का फॉर्मूला क्या था? m1 r1 m2 r2 और कितने पार्टिकल? 3 पार्टिकल है, m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. अगर आपका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर ही है, यहां से पोजीशन ले रखी है, तो RCM कितना होगा? 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा. वैल्यू रख दो 4 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. m2 कितना है आपका 1 kg. r2 हो गया i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस m3 5 इंटू r3 वेक्टर. सॉल्व कर देंगे इसको. 4 2 जा 8, 4 j कैप 2k कैप, सॉरी 8k कैप प्लस i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस 5 r3 वेक्टर. 8 प्लस 1 9 माइनस 9i कैप, 5 आ जाएगा नीचे. 4 और एक ये 5 प्लस 5 बाई 5 j कैप तो R3 आएगा आपका, सॉरी ये माइनस में आएगा ना, माइनस 9/5 i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप. ये आ रहा आंसर. सर बाकी स्टूडेंट्स का